नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको अपने YouTube चैनल BRBL14 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू किया है, जो कि BPSC टीचर 3.0 एंड 4.0 के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें हमने सबसे पहले जो सबसे शुरुआत है मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत यूरोपीय कंपनियों का आगमन से किए हैं, जिसका भाग पहले हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख लें। और आज हम यूरोपीय कंपनी के आगमन का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। एक घटना चक्र 2023 से और 24 से का संपूर्ण डिस्कशन है, और इसके बाद हम इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंग्रेज़ों के व्यापार के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ उनका व्यापार, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पूरी चर्चा इस भाग में होगा। तो चलिए बिना लेट के हुए सेशन को स्टार्ट करते। क्या दिया हुआ है तो कासिम बाजार के जो फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चरनॉक, उन्होंने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानोती, जिसको सूतनौती भी कहा जाता है, ये कलकत्ता में एक स्थित एक जगह है जिसका नाम है सूतनौती, या फिर इसको सूतानोती भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर व्यापार केंद्र यहाँ पे स्थापित करने के लिए इनको दे दिया गया। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अब यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कोचीन कब शामिल हुआ? कोच्चि 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सूत्रपात है वो 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर क्या किया कि 1599 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात कैसे हुआ? तो लंदन के कुछ व्यापारी, साहसिक व्यापारी थे, जिसने एक समूह का गठन किया और 30,133 पाउंड के वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडिया व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्रिक अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। इसके आगे है इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं जल्दी से। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल ने स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए और अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर दिया। मतलब इन लोगों का, वहाँ के जो व्यापारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सूत्रपात के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहली बार वे 30,133 पाउंड का वचनबद्ध हुए। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन जो था, प्रिवी काउंसिल जो था, वो सहमति प्रदान नहीं किया, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और फिर से वे एक इस कंपनी की स्थापना के लिए जुट गए और इस बार उन्होंने 68,373 पाउंड भी इकट्ठा किए। इकतीस दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसका गवर्नर थॉमस स्मिथ था, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ कॉरपोरेशन प्रदान किया। और इस प्रकार क्या होता है इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। मतलब अंततः फिर क्या होता है कि उस समय महारानी एलिजाबेथ थी, तो उसने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से एक रॉयल चार्टर ऑफ कॉरपोरेशन प्रदान किया इन्हें, व्यापारियों को, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हो जाता है, जिसका प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। इस दौरान जो है भारत का बादशाह अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हो रहा होता है, जब गठन हो जाता है, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर, क्योंकि अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी।
1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का काल था और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन होता है। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अब लिवेंट कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1593 ईस्वी में। वो भी ये स्थल मार्ग से व्यापार कर सकता था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, में एक अस्थायी मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। जब जहांगीर का शासन चल रहा था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में अपना एक अस्थायी कारखाना का स्थापना करता है। वो अस्थायी कारखाना कहाँ पे स्थापित करता है? मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम कहा जाता है। फिर 1613 ईस्वी में, ये तो अस्थायी कारखाना था, तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है? अस्थायी कारखाना का स्थापना किया जाता है। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित हुआ। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री, अब सूरत में और भी कई एक जगहों के व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो डचों का सूरत में फैक्ट्री कब स्थापित हुआ? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसियों का सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुआ 1668 ईस्वी में। तो अंग्रेज का सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुआ 1613 ईस्वी में। डच का फैक्ट्री स्थापित हुआ सूरत में 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसियों का सूरत में 1668 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित होता है। थॉमस बेस्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। ये क्या कर दिया? तो थॉमस बेस्ट जो था वो क्या करता है? पुर्तगालियों को सवाली नामक एक स्थान था जहाँ पे पुर्तगालियों को इसने हराया था। थॉमस बेस्ट क्या किया कि अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट, इसने पुर्तगालियों को सवाली नामक स्थान पे हराया था। इसके बाद 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट, क्या होता है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिन्हें उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब क्या होता है कि 1616 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय था उसका विवाह हो जाता है पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से। इंग्लैंड का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, जिसका विवाह हो जाता है पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से। और इस खुशी में पुर्तगाली लोग जो थे वो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार में दे देते हैं। चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? जब बम्बई इसको उपहार में मिलता है तो चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, मतलब एक साल में 10 पाउंड देना है और 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सौंप देता है मुंबई को। फिर बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर था जॉन चाइल्ड, उसने 1688 ईस्वी में बम्बई के पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। क्या हुआ कि ये थोड़ा अपना दिखाने में क्या किया कि बम्बई का ये अंग्रेज गवर्नर था जॉन चाइल्ड, तो इसने क्या किया कि 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट जो था वहाँ पे मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया। ये सोचा कि हम हैं, हमारे सामने मुगल बादशाह क्या है, तो मुगल बादशाह क्या है, तो मुगल बंदरगाहों पर भी इसने घेरा डाल दिया। इतना ही दुस्साहस किया और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उनको बंदी बनाने का भी प्रयास किया। अब उस समय जो था मुगल बादशाह था औरंगजेब को गुस्सा आया, उसने भारत से जॉन चाइल्ड को निष्कासित करने का आदेश दिया। जब ये देखा कि हमारे बंदरगाह पर अधिकार कर रहे हैं, हज यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, तो औरंगजेब ने भारत से जॉन चाइल्ड को निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध अब आगे आता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था 1746 से 48 ईस्वी तक चला। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध है जो कि 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, का ही एक ही विस्तार मात्र था। मतलब युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया।
मतलब गृह सरकार, यहाँ के जो सरकार थे, उनके बिना आदेश के ही अंग्रेज और फ्रांसीसी 1746 ईस्वी में यहाँ पे भिड़ गए। अब जो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट था, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया। एक तो कारण बन गया कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था, और दूसरा कारण यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण बन जाता है कि अंग्रेजी कैप्टन जो था बर्नेट, जिसका नाम बर्नेट था, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना क्या करते हैं कि कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेते हैं, जो यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का कारण बन जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था, उस समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन, उसने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना फ्रांसीसी से भिड़ने के लिए चले जाते हैं। अब होता क्या है कि कैप्टन पैराडाइज, जो कि फ्रांसीसी कैप्टन था, फ्रांसीसी सेना का कैप्टन था, उसने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान, ये सेंट थॉमे नामक जो स्थान है वो चेन्नई के पूर्व में मायलापुर में एक इलाका है। सेंट थॉमे जो है चेन्नई के पूर्व में मायलापुर एक जगह है, वहीं पर एक इलाका है। तो यहीं पे सेंट थॉमे, अड्यार नदी पर स्थित है सेंट थॉमे, पर नवाब की सेना को पराजित किया। कैप्टन पैराडाइज क्या किया? जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता था, वो क्या किया? अपने सैनिकों के साथ नवाब की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अब जैसे ही यूरोप में युद्ध बंद हो जाता है, वैसे ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी भारत में समाप्त हो जाता है। एक्स-ला-शापेल संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समाप्त हो गया, से ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध था वो समाप्त हो गया, तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। जो अंग्रेज मद्रास को खो चुके थे, जो उसे वे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और मतलब अगर देखा जाए तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था, उसके साथ खत्म हो जाता है और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे पर प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के जो मार्गदर्शक बने, ऐसा हथकंडा डुप्ले ने अपनाया, क्योंकि डुप्ले का दिमाग जो था बहुत तेज चलता था। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर क्या किया था? नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। यही डुप्ले था जिसने क्या किया था कि अपने सैनिकों का रख रखाव के लिए, सही ढंग से रख रखाव के लिए भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर इन्हें नियुक्त कर दिया था, जिससे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया। इसने पहली बार भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय भी था। ये भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला और भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करने वाले अपने यूरोपीय सेना को डुप्ले था। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट, लुई 14वां का मंत्री कौन था? कोलबर्ट। वो क्या किया कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। कोलबर्ट जो था उसने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो कि लुई 14वां का एक मंत्री था। और इस कंपनी का नाम रखा गया कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। इसका निर्माण राज्य द्वारा हुआ और इसका खर्च भी राज्य देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1667 में क्या हुआ कि फ्रांसिस कैरो के साथ एक अभियान दल भारत में आया, जिससे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब फ्रांसिस कैरो क्या किया कि 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। तो
फ्रांसीसियों का प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ 1668 ईस्वी में, और मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त किया गया, और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई, फ्रांसीसी कारखाने की। और डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डच जो थे वो अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए? मसूलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुआ। बंगाल में एक जगह है पिपली, वहीं पे डचों का स्थापना हुआ कंपनी का 1627 ईस्वी में। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। वहाँ पे व्यापार सही ढंग से न चलने के कारण वे वहाँ से फिर बालासोर चले जाते हैं, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से फिर भी नहीं चल रहा था। बालासोर में भी जाने के बाद भी इन लोगों का व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा था। इसके बाद एक समय आता है 1653, जब उनका व्यापार ठीक ठाक चलने लगता है, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। उनका व्यापार पिपली में भी नहीं चल रहा था, जो कि पहला कंपनी उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया 1627 ईस्वी में। वहाँ से वे बालासोर चले गए, वहाँ भी उनका व्यापार सही ढंग से नहीं चल पाया। इसके बाद जब वे चिंसूरा 1653 ईस्वी में जाते हैं तो वहाँ पे उनका व्यापार ठीक ठाक चलने लगता है। चिंसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब चिंसूरा में जो उन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया था, किला, डच जो किला था इन लोगों का चिंसूरा में, उसका नाम था गुस्ताउस फोर्ट। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम के लिए फेमस था बिहार। यहीं से यूरोपियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता है। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु तो प्रसिद्ध था। बिहार कुछ के लिए प्रसिद्ध हो चाहे नहीं, पीने खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो अफीम और सोरा अंग्रेजों को और पूरे यूरोप वासियों को यहीं से प्राप्त होता था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। इसके साथ ही हम एक बार और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी अपने कॉपी में जो नोट्स बनाया गया है उसके साथ है, और इसके बाद हम क्वेश्चन जो इससे संबंधित होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।